हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट। ए ब्रोकन हार्ट भाग 27। ईशान के लैंडलॉर्ड ने उसे फ्लैट्स खाली करने को कहा और परेशानी में डाल दिया। ईशान को अब अपने लिए नया घर देखना था, इसलिए वह नहाया और तैयार होकर घर से निकल गया। पैसे की जरूरत थी क्योंकि 2 हफ्ते बाद उसका ऑडिशन था और उसे बेंगलोर भी जाना था। ईशान ने अपने दोस्त निर्मल को फोन किया और कहा, हाय निर्मल। हे ईशान, बड़े दिनों बाद फोन किया, कहाँ हो तुम? निर्मल ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। एक्चुअली मिलकर तुमसे कुछ बात करनी है। ईशान ने कहा, या इट्स ओके, लंच टाइम में मिलते हैं। निर्मल ने कहा और कुछ देर बाद फोन काट दिया। लंच के समय ईशान निर्मल से मिलने रेस्टोरेंट में चला आया। निर्मल ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया और ईशान से कहा, हाँ बता, क्या बात करनी थी तुझे? दरअसल बात यह है कि 2 हफ्ते बाद बेंगलोर में मेरा ऑडिशन है और आज सुबह ही मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे फ्लैट खाली करने को कहा है। मुझे थोड़ी छोटी सी एक हेल्प चाहिए। ईशान ने झिझकते हुए कहा। हाँ बोल ना, निर्मल ने कहा। ऑडिशन तक क्या मैं तेरे साथ रुक सकता हूँ? बस सिर्फ 2 हफ्ते, बाकी वहां से आने के बाद मैं अपने लिए नया घर ढूंढ लूंगा। ईशान ने रिक्वेस्ट करते हुए निर्मल से कहा। निर्मल ने सुना तो थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहने लगा, देख यार, मैं तुझे बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन मैं अपने फ्लैट में गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता हूँ। एंड तू तो जानता ही है लड़कियां अपनी प्राइवेसी को लेकर कितना सीरियस होती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूं। ईशान ने कहा, तू 2 हफ्तों के लिए अपने घर क्यों नहीं चला जाता, फिर वहीं से अपने ऑडिशन के लिए निकल जाना। निर्मल ने ईशान से कहा, मैं घर नहीं जा सकता। बाय द वे थैंक्स। ईशान ने कहा, क्या तुमने फिर अपने डैड से लड़ाई की है? ईशान, मैं इसलिए कहता था कि माया का चक्कर छोड़ दे और अपनी जॉब और अपने करियर पर ध्यान दे, लेकिन तुमने सुना नहीं। आज अगर तुम्हारे पास जॉब होती तो तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। निर्मल ने कहा, जब जेब में पैसा हो तो दूसरों को सलाह देना आसान होता है निर्मल। मैं चलता हूं, एंजॉय योर लंच। कहते हुए ईशान उठा और वहां से चला गया। ए ईशान, मेरा इरादा तुझे हर्ट करने का नहीं था। हे सुनो, खाना तो खाकर जाओ, निर्मल ने कहा, लेकिन तब तक ईशान वहां से जा चुका था। इस पूरे शहर में एक निर्मल ही था जो ईशान का दोस्त था और उसने भी ईशान की मदद करने से मना कर दिया। ईशान माया से मदद लेना नहीं चाहता था और ना ही किसी और से। रेस्टोरेंट से निकलकर वह सड़क पर चला आया। उसने सामने से गुजरती टैक्सी रोकी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पर्स का ख्याल आया जिसमें मुश्किल से कुछ पैसे बचे थे। ईशान ने टैक्सी वाले को जाने को कहा और पैदल ही चल पड़ा। ईशान अपने लिए घर ढूंढता रहा, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में उसे कहीं भी रहने को जगह नहीं मिली। 1-2 जगह देखी भी, लेकिन बहुत महंगी थी। घर देखने में 2 दिन निकल गए, पर ईशान को कहीं भी जगह नहीं मिली। 2 दिन बाद लैंडलॉर्ड आया और ईशान से फ्लैट खाली करने को कहा। पिछले महीने का किराया न देने की वजह से लैंडलॉर्ड ने ईशान का सामान भी वहीं रख लिया। सिर्फ उसके कपड़े और जरूरी सामान ले जाने की इजाजत दी। लैंडलॉर्ड ने कहा कि जब ईशान उस फ्लैट का किराया चुका देगा तब उसे उसका सारा सामान वापस मिल जाएगा। निराश होकर ईशान ने अपना बैग और सूटकेस उठाया और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वह ना अपने घर जा सकता था, ना ही दिल्ली में ऐसा कोई था जिसके घर ईशान जा सके। इस शहर में आने के बाद माया के अलावा उसने किसी और से ना दोस्ती की, ना ही जान पहचान। उम्मीद लेकर ईशान अपने कुछ पुराने ऑफिस में भी गया नौकरी के लिए, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। जॉब और घर की इंपॉर्टेंस उसे अब समझ आ रही थी। माया के साथ रहते हुए उसने ना कभी अपनी जॉब को सीरियस लिया, ना ही खुद के लिए बचत की। बस जो कमाया उसे माया पर लुटा दिया और आज हालात ये थे कि ना माया उसके साथ थी, ना ही उसकी जॉब। सुबह से शाम होने को आई,
ईशान अपने बैग्स लिए दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन अपने लिए घर नहीं ढूंढ पाया। मायूस होकर ईशान विंग रेस्टोरेंट के सामने से गुजरा तो उसे भूख लगने का एहसास हुआ और वह अंदर चला आया। उसने 1 बाउल नूडल्स ऑर्डर किए और बीते वक्त में की गई अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगा। सब ईशान की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। सर, आपका ऑर्डर, एंजॉय योर फूड। वेटर की आवाज से ईशान की तंद्रा टूटी और वह अपने ख्यालों से बाहर आया। थैंक यू, ईशान ने कहा तो वेटर वहां से चला गया। ईशान नूडल्स खाने लगा। वह बहुत टेंशन में था और समझ नहीं पा रहा था कि सब कैसे ठीक करें और इस वक्त कहां जाए। ईशान ने नूडल्स खत्म किए और बिल देकर बाहर चला आया। बैग लेकर वह फुटपाथ पर चला आया और सहसा ही उसे उस पिल्ले का ख्याल आया। उसने पलटकर देखा, वह पिल्ला गमले के पास बैठा आते जाते लोगों को देख रहा था। ईशान आकर डिवाइडर पर बैठ गया तो पिल्ला उसके पास चला आया और उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। ईशान ने पिल्ले के गले में पड़ा पेंडेंट देखा तो कहा, ये तुम्हें किसने पहना दिया? वैसे ये नाम काफी अच्छा है डेस्टिनी, मैं तुमसे किस्मत से ही मिला था। वैसे भी जब जब मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला हूँ या परेशान हूँ तो मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आती है। किसी से ज्यादा बात न करने वाला मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की हर बात कह देता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि तुम कभी मुझे सलाह नहीं देते, बस मेरी बात चुपचाप सुन लेते हो। ईशान की बात सुनकर पिल्ला अपनी पूंछ हिलाने लगा और फिर आकर ईशान के बगल में बैठ गया। ईशान ने उसे एक नजर देखा और कहने लगा, वैसे आज मैं भी तुम्हारी तरह हो गया, बेघर। मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मेरे पास रहने को घर नहीं है, ना ही मेरा कोई दोस्त है सिवाय तुम्हारे। काश तुम बोल पाते तो मैं तुमसे बात करता और मेरा दर्द कम हो जाता। तुम बहुत अच्छे हो डेस्टिनी, मुझे जब भी किसी की जरूरत होती है तुम हमेशा मेरे सामने आ जाते हो। वैसे इतनी सारी बुरी खबरों के बाद मेरे पास एक अच्छी खबर भी है, क्या तुम जानना चाहोगे? ईशान की बात सुनकर पिल्ला अपनी आंखें मिचमिचाने लगा। अच्छी खबर यह है कि 2 महीने बाद मेरा ऑडिशन है जिसके लिए मुझे बेंगलोर जाना है। वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। उसके बाद तुम मुझे इंडिया की सबसे बड़ी रेडियो चैनल पर सुन पाओगे। ईशान ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। ईशान की खुशी में खुश होकर पिल्ला एक बार फिर उसके सामने घूमने लगा। ईशान ने उसका सर सहलाया और वहीं बैठा घंटों से अपने दिल की बात करता रहा। आज ईशान को घर जाने की जल्दी बिल्कुल नहीं थी। रेस्टोरेंट का काम खत्म करके जिया और सोफी बाहर आई। जिया अपनी साइकिल पर आ बैठी और सोफी से पीछे बैठने को कहा। सोफी उसके पीछे आ बैठी। जिया ने साइकिल आगे बढ़ा दी। ठंड थी और दोनों ने उससे बचने के लिए ऊनी स्वेटर पहन रखे थे, साथ में लंबा कोट भी। कुछ दूर चलकर जिया ने साइकिल विंग रेस्टोरेंट जाने वाले रेस्टोरेंट की तरफ मोड़नी चाहिए तो सोफी ने उसे रोकते हुए कहा, हम इस रास्ते क्यों जा रहे हैं? बस ऐसे ही, जिया ने रुककर कहा। कहीं तुम्हें फिर से उस पिल्ले से तो नहीं मिलना? देखो जिया, रात बहुत हो चुकी है और हमें घर चलना चाहिए और मैं तुम्हें उस पिल्ले के पास तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं तो बस, जिया ने कहना चाहा लेकिन सोफी ने उसकी बात बीच में काट दी और कहा, बस कुछ नहीं, चुपचाप घर चलो, आज बहुत ठंड है। लिली आंटी हमारा वेट कर रही होगी। उन्होंने कहा था आज वो डिनर में वेज बिरयानी बनाने वाली है और हो सकता है वो कुछ हिस्सा हमारे लिए भी बचा के रखे। क्या तुम सच कह रही हो? वेज बिरयानी का नाम सुनते ही जिया के मुंह में पानी आने लगा। हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब जल्दी चलो वरना हमें डिनर में ठंडी बिरयानी खानी पड़ेगी। सोफी ने जिया की भूख को और बढ़ाते हुए कहा। जिया ने साइकिल घर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए ईशान भी उठा और अपना बैग लिए वहां से चल पड़ा। सुनसान सड़क पर वह अपने बैग संभाले चला जा रहा था। आज ईशान को घर की बहुत याद आ रही थी। उसे इत्तेफाक कहें या ईशान की किस्मत, वह लिली आंटी के घर के सामने से गुजरा। उसके शूज के लेस खुल गए थे जिन्हें बांधने के लिए वह नीचे झुका और उन्हें बांधने लगा। जिया और सोफी घर पहुंच चुकी थी।
जिया खिड़की पर आई और जैसे ही खिड़की खोली उसे नीचे 2 बैग के साथ एक लड़का दिखा जो कि झुककर अपने जूतों की लेस बांध रहा था। जिया उसकी शक्ल नहीं देख पाई। वह लड़का काफी देर तक वैसे ही रहा तो जिया खुद में बड़बड़ाई और कहा, क्या ये चोर हो सकता है? कहीं ये लिली आंटी के घर चोरी करने तो नहीं आया? मुझे इसे पकड़ना चाहिए, फिर लिली आंटी खुश हो जाएगी और हो सकता है वो बदले में हमें थोड़ी ज्यादा बिरयानी दे दे। सोचते सोचते जिया खिड़की से गिरने को हुई, लेकिन खुद को संभाल लिया और जल्दी से नीचे आई। ईशान अपने जूतों के लेस बांध चुका था और जैसे ही जाने को हुआ जिया ने उसे आवाज दी, हे, तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जिया की आवाज ईशान को जानी पहचानी लगी। उसने पलटकर देखा, वो जिया ही थी। ईशान को वहां देखकर जिया भी हैरान थी। वह ईशान के पास आई और कहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? जिया की बात सुनकर ईशान खामोश रहा। जिया की नजर जब ईशान के बैग्स पर पड़ी तो उसने हैरानी से कहा, तुम इतनी रात में ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ईशान ने बुझे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन क्यों, वो भी इतनी रात में? जिया ने पूछा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, इसलिए मैं चलता हूं, ईशान ने कहा। और जैसे ही जाने को हुआ जिया ने कहा, हे, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं बिना किसी रिटर्न फेवर के। मैं उम्मीद करता हूं ये कोई बेहुदा मजाक नहीं होगा, क्योंकि सुबह से मैं अपने लिए घर ढूंढ रहा हूं और मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, ईशान ने कहा। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। तुम चाहो तो मेरे साथ इस घर में रह सकते हो। मैं और सोफी वहां रहते हैं, उस कमरे में। जिया ने अपने कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करके कहा। ईशान ने सुना तो उलझन में पड़ गया। जिया उसे अपने साथ रहने के लिए इनवाइट कर रही थी। वो लड़की जिसके साथ ईशान थोड़ी देर भी नहीं रह सकता था, उसके साथ 2 हफ्ते कैसे रह सकता था? क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें वहां रहने का किराया देना होगा? अरे नहीं, मैं तुमसे किराया कैसे ले सकती हूँ? जिया ने शर्माते हुए कहा। ईशान ने हल्के हाथ से एक मुक्का जिया के सर पर मारते हुए कहा, तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो। एक अनजान लड़के को अपने कमरे में आकर रहने के लिए कह रही हो। तुम मुझे इनवाइट कैसे कर सकती हो? क्या तुम में इतनी भी समझदारी नहीं है? पर तुम अजनबी नहीं हो, हम तो एक दूसरे को जानते हैं ना, जिया ने मासूमियत से कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आधी रात में तुम मुझे अपने कमरे में आने को कहो, ईशान ने जिया को घूरते हुए कहा। हाँ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहती हूँ? मैंने बस उस दिन तुम्हारे घर से वो 2 बिस्किट खाए, इसके अलावा कोई फायदा नहीं उठाया है, जिया ने अटकते हुए कहा। ओह, तो वो जार तुमने खाली किया? वो मैंने अपने लिए रखे थे, ईशान ने कहा। तो क्या अब तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? तुम उन बिस्किट के बदले में मेरे घर क्यों नहीं रुक जाते? इससे मेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा और तुम्हारे बिस्किट की भरपाई भी, जिया ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा। तुम सच में पागल हो, ईशान ने अफसोस भरे स्वर में कहा। सोफी ने देखा जिया कमरे में नहीं है तो वह खिड़की के पास आई और नीचे झांका तो उसे जिया दिखाई थी। सोफी ने धीमी आवाज में कहा, हे जिया, इतनी रात में तुम वहां क्या कर रही हो? ऊपर आ जाओ, लिली आंटी ने तुम्हें बाहर देखा तो गुस्सा होंगी। और ये तुम्हारे साथ में कौन है? ओह, लगता है सोफी ने हमें देख लिया। तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए। तुम चाहो तो सुबह चले जाना नया घर ढूंढने, जिया ने कहा। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, ईशान ने कहा और आगे बढ़ गया। वैसे लिली आंटी कहती है कि यहाँ से आगे जाने वाला रास्ता काफी सुनसान है और इस वक्त वहां बुरी आत्माएं भी घूमती है। अपना ख्याल रखना, जिया ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जिसे सुनकर ईशान के कदम ठिठके। ईशान इन दिनों काफी परेशानियों से घिरा हुआ था
इसलिए वह अपनी जिंदगी में और परेशानी नहीं चाहता था। वह वापस आया और कहा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, चलो, जिया ने खुश होकर कहा और ईशान को लेकर दरवाजे के पास चली आई। जिया ने ईशान को लेकर दरवाजा खोला और अपने होठों पर उंगली रखकर ईशान को चुप रहने का इशारा किया। जिया नहीं चाहती थी कि लिली आंटी ईशान को देखे और उसे वहां आने से मना कर दे। जिया चुपचाप ईशान को लेकर अंदर जा ही रही थी कि तभी लिली आंटी की नजर उस पर पड़ी और उसने देखा कि लिली आंटी उसे ही घूर कर देख रही है। लिली आंटी को देखकर जिया और ईशान दोनों रुक गए। जिया अब कौन सा नाटक करने वाली है सोचकर ईशान मन ही मन परेशान हो गया। लिली आंटी को देखकर जिया मुस्कुराई। वह कुछ कहती इससे पहले ही लिली आंटी ने कहा, इस वक्त कहां से आ रही हो तुम, और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? लिली आंटी, ये लड़का। कहते हुए जिया ने जैसे ही सीढ़ियों की तरफ देखा, उसे सोफी आती दिखाई दी और उसने जल्दबाजी में कहा, ये लड़का भाई का सोफी है। लिली आंटी ने सुना तो वह हैरानी से देखने लगी और सोफी ईशान ने अपना सर पीट लिया। क्या कहा तुमने? लिली आंटी ने पूछा। मतलब ये सोफी का भाई है, आज ही गांव से आया है, बेचारा लेट हो गया तो सोफी से यहां ले आई। जिया ने झूठी कहानी सुनाते हुए कहा। सोफी ने सुना तो हैरानी से जिया को देखने लगी। जिया ने तो सच में ईशान को उसका भाई बना दिया था। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना इस घर में लड़कों का आना मना है। इससे कहो ये बाहर कहीं होटल में रुक जाए। लिली आंटी ने कठोरता से कहा तो जिया का मुंह बन गया और उसने कहा, ओ लिली आंटी, आप कितनी बेरहम हैं। इतनी रात में ऐसी ठंड में ये बेचारा कहाँ जाएगा? जरा इसकी शक्ल देखिए, इसे देखकर कहीं से भी लगता है कि इसके पास इतने पैसे होंगे कि ये अपने लिए होटल में कमरा ले सके। प्लीज लिली आंटी, आज इसे यहाँ रुकने दीजिए ना। जिया की बातें सुनकर सोफी ने जिया की टांग खींचते हुए कहा, हाँ लिली आंटी, जिया सही कह रही है, ये इस वक्त कहाँ जाएगा? आज रात इसे यहाँ रुकने दीजिए ना। वैसे भी मेरा भाई जिया का सोफी ने जैसे ही कहना चाहा, जिया ने तेज आवाज में कहा, लिली आंटी, आपकी बिरयानी तैयार हुई या नहीं? मुझे लगता है वो जल गई है। ओह जीसस, मैं देख कर आती हूँ। सोफी, तुम्हारा भाई आज रात यहाँ रुक सकता है, लेकिन कल के अपने लिए घर ढूंढ ले तो बेहतर है, लिली आंटी ने कहा और वहां से चली गई। उनके जाते ही जिया पलटी और सोफी की बाह पर मुक्का मारते हुए कहा, क्या तुम इसे मेरा भाई बताने वाली थी? कितनी बुरी हो ना तुम। सोफी ने जिया की बात का जवाब नहीं दिया और ईशान की तरफ पलटकर कहा, भैया आप ऊपर कमरे में चलकर आराम कीजिए, मैं जरा आती हूँ। ईशान ने सुना तो उसे लगा जैसे सोफी उसे ताना मार रही है। उसने अपना बैग उठाया और ऊपर कमरे में चला गया। छोटा सा कमरा लेकिन काफी प्यारा था। ईशान ने सूटकेस साइड में रखा और अपनी पीठ से बैग उतार दिया। ईशान बिस्तर पर आ बैठा। दीवार पर सोफी और जिया की कुछ तस्वीरें लगी हुई थीं। ईशान ने देखा उन सब तस्वीरों में एक चीज कॉमन थी और वो थी जिया की आंखों की चमक और उसकी प्यारी सी स्माइल। ईशान की आंखों के सामने जिया से मुलाकात के पल आने लगे। जिया जब भी उसके सामने आती हमेशा मुस्कुराती रहती थी और ईशान हमेशा उससे रूखा बर्ताव करता था। ईशान बीते वक्त के बारे में सोचने लगा और फिर एकदम से उसे माया की याद आ गई। जिया और सोफी नीचे खड़ी एक दूसरे से बहस कर रही थी। उस दिन मैंने उसे भाई जैसा क्या कहा, तुमने तो सच में उसे मेरा भाई बना दिया। सोफी ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसे अपना भाई बना लूं? हरगिज नहीं, जिया ने मुंह बनाते हुए कहा। जिया और सोफी बहस कर ही रही थी कि लिली आंटी आई और प्लेट सोफी की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो तैयार है। जिया ने जल्दी से ढक्कन हटाया और बिरयानी की महक लेते हुए कहा, ये काफी खुशबूदार है, इतनी ही टेस्टी भी होगी। जिया ने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाकर जैसे ही निवाला उठाना चाहा, लिली आंटी ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, इसे ऊपर लेकर जाओ और बैठकर खाओ
और हाँ सोफी, इसमें मैंने थोड़ा तुम्हारे भाई के लिए भी रखा है। थैंक यू आंटी, सोफी ने कहा और जिया के साथ ऊपर चली आई। जिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज ईशान उसके साथ था। कमरे में आते ही उसने सोफी के हाथ से प्लेट ली और कहा, तुम्हें नहीं लगता मुझे उसके सामने थोड़ा इंप्रेशन जमाना चाहिए? सोफी ने सुना तो अपने कंधे उचका दिए। जिया पूरी प्लेट लेकर ईशान के सामने आई और कहा, हे, क्या तुम ये खाना चाहोगे? ये लिली आंटी ने बनाया है और मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी। जिया शायद नहीं जानती थी कि ईशान को बिरयानी बहुत पसंद थी। उसने प्लेट उठाया और खाने लगा। ईशान खामोशी से बिरयानी खाता रहा। बेचारी सोफी और जिया इंतजार में थे कि ईशान दोनों से भी पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों उसका मुंह तकते रही। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 27। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।